हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी एंड मेरे साथ साथ जैसे जैसे मैं एक एक करके आपके लिए डेली लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ, आप उसको थरोली रिवाइज कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे और जैसा मैं बोलता हूँ कि साथ में एनसीईआरटी की रीडिंग वो भी आप लगा रहे होंगे। तो इसी सीक्वेंस के अंदर हम फटाफट से हमारा आज लेक्चर 4 को शुरू करेंगे। बट नए लेक्चर को शुरू करने से पहले पुराने का एक प्रीकैप नहीं सॉरी रीकैप ले लेते हैं। सो रीकैप में हम लोग क्या देखेंगे, हमने पढ़ा लेक्चर 1 के अंदर कि आपके पीरियोडिक टेबल को पीरियोडिक टेबल क्यों बोला जाता है, पीरियोडिक टेबल को हाउस ऑफ एलिमेंट्स कहा जाता है, तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, यही एलिमेंट्स को अच्छे से सिंपलेस्ट फॉर्म में और इंफॉर्मेटिव मैनर में अरेंज करने के लिए हमें उसकी क्लासिफिकेशन करने की जरूरत हुई। पहला क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स लेवोजियर ने दिया, जहां हमें पता चला कि एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू टीम्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। वो फेल हो गए क्योंकि मेटलॉइड्स डिस्कवर हुए। उसके बाद हमारी कहानी मूव ऑन हुई नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, जिसको डॉबर्नियर ट्राइड कहते हैं। डॉबर्नियर ट्राइड के अंदर हमने क्या पढ़ा कि इन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टीज के हिसाब से तीन तीन एलिमेंट्स को क्या करी, ग्रुपिंग करी, जहां पे फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो एवरेज मास है वो सेकंड एलिमेंट के इक्वल आ रहा था। बट यहाँ पे भी क्या था, इनके पास टोटल 33 एलिमेंट्स है, जहां पे नहीं 9 एलिमेंट्स में ही ये लॉ ऑफ ट्राइड्स वाला सिग्निफिकेंस देखा गया, तो आगे चल के ये भी फेल हो गए। इनके बाद कौन आए, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। इनके टाइम पे 56 एलिमेंट थे। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में इन्होंने अपने एलिमेंट्स को जमाया एंड बोला फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सिमिलर है। बट आगे चल के ये भी फेल हो गए क्योंकि इनका कहना था कि कोई नया एलिमेंट 56 के अलावा डिस्कवर ही नहीं होगा। एक ही जगह पे इन्होंने दो दो एलिमेंट बाद में रखना शुरू कर दिए। कैल्शियम के बाद लॉ ऑफ ऑक्टेव्स इनका पूरी तरीके से फेल हो गया। नोबल गैस को ये कहीं से भी तरीके से इनकी पीरियोडिक टेबल एकोमोडेट नहीं कर सकती थी, तो ये भी चलते बने। जब ये चलते बने तो इनके बाद आए एक साइंटिस्ट लोथर मेयर। इन्होंने कर्व दिया, इन्होंने कोई टेबल नहीं दी, इन्होंने एक इंपिरिकल रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम में, जहां से हमें यह पता चला कि आपकी एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होती है एटॉमिक वेट के। एंड इसी कॉन्सेप्ट को पिक किया किसने, मेंडलीव ने, और अपनी पीरियोडिक टेबल दी, जहां पर 7 पीरियड्स और 9 ग्रुप्स के अंदर उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट और एक रेगुलर इंटरवल में सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को क्या करा, रिपीट होते हुए उन्होंने अरेंजमेंट किया। बट कुछ कमियां थी मेंडलीव में भी, जिसकी वजह से वो फेल हुए। एंड अगेन हम लोग मूव ऑन हो गए एक नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल, जिसको कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको हेनरी मोजले ने दी थी। एंड इन्होंने पूरा मेंडलीव के स्ट्रक्चर पे ही इसको ड्रॉ किया था। तो इनिशियली यहाँ पे भी 7 पीरियड्स और 9 ग्रुप्स थे, बट रैंग एंड वर्नर आए, उन्होंने बोर्स के बरी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट को क्या किया, यूज किया। एंड उन्होंने देखा कि रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिपीट हो रहे हैं, तो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे उन्होंने लॉ ऑफ पीरियोडिसिटी मेंटेन करने की कोशिश करी। एंड फाइनली जो पीरियोडिक टेबल हमारे सामने आई उसमें 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स देखने को मिले। इन्हीं 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स में रहने वाले एलिमेंट्स को हमको अच्छे से समझना है, और उसी के लिए हमने क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियड्स पढ़ा, जहां पे किसी पीरियड में कितने एलिमेंट्स रहते हैं, कौन कौन से ऑर्बिटल्स के अंदर उनके इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। इसको पढ़ते हुए आज के लेक्चर पे हम पहुंचे, जहां हमें क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स के बारे में पढ़ाई करनी है। किसके बारे में पढ़ाई करनी है, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स के बारे में। तो एक सवाल है कि ग्रुप्स तो वो होते हैं जहां पे एलिमेंट्स रहते हैं जिनके पास सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सिमिलर होती है। तो अगर इतनी इंफॉर्मेशन उनको है, मेरे ख्याल से काफी है रिलेटेबल बनाने के लिए, देन उसको और फर्दर क्लासिफाई क्यों किया जा रहा है। सो फर्दर क्लासिफिकेशन अगर हम ग्रुप्स की बात करते हैं तो हमने यही जो 18 ग्रुप्स हैं इनको बेटा 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया है टू मेक देम और मोर सिमिलर। और कौन कौन से एलिमेंट, किनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, किनकी प्रॉपर्टीज और क्वाइट सिमिलर है, भले ही वो एक ग्रुप का पार्ट हो या ना हो। तो इस बिहाफ पे हमने और सिंप्लिसिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करी बाय डिवाइडिंग ग्रुप्स इनटू 4 ब्लॉक्स। तो अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं बेटा, तो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, इसके अंदर रहने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हमने किस टीम में डाला, उनको हमने एस ब्लॉक में पुट कर दिया। उसके बाद बेटा अगर मैं बात करूं, ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सारों को हमने किस टीम में डाल दिया, इनको हमने पी ब्लॉक में डाल दिया। फिर अगर हम फर्दर बात करें तो ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको हमने किस ब्लॉक का हिस्सा बनाया, इनको हमने डी ब्लॉक का हिस्सा बनाया। एंड फाइनली जब आप पूरे 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स के अंदर आने वाले सारे एलिमेंट्स को देख लेते हो तो आप देखते हो पीरियोडिक टेबल के नीचे 2 और लाइन ऑफ एलिमेंट्स आपके प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम 4f सीरीज या फिर
लैंथेनॉइड्स बोलते हैं, या हम 5F सीरीज और एक्टिनॉइड्स बोलते हैं बच्चों, और यही 4F सीरीज और सॉरी स्पेलिंग को माफ करना, एक्टिनॉइड्स बोलते हैं, और यही 4F 5F सीरीज में रहने वाले एलिमेंट्स को हम F ब्लॉक एलिमेंट की तरह ट्रीट करते हैं। आया बच्चों समझ में कि नहीं? और दूसरी चीजें इनके बारे में और क्या है कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है बेटा, इनको हम लोग प्यार से रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक एलिमेंट्स आर कंसीडर्ड एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। जो डी ब्लॉक के आपके एलिमेंट्स होते हैं, इनको बेटा हम प्यार से ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, एंड एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, सो प्लीज कीप दिस इन माइंड। एंड अगर मैं बात करूं एफ ब्लॉक की, तो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। आया बच्चों समझ में? तो 118 एलिमेंट जो 18 ग्रुप्स के अंदर समराइज्ड है, उनको हमने 4 ब्लॉक्स के अंदर क्या कर दिया है, आपका डिवाइड कर दिया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो एक एक करके यही ब्लॉक्स, इसके अंदर रहने वाले एलिमेंट्स, उनकी बेसिक इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं, क्या उनमें कॉमन है, कैसे उनको और इजी तरीके से याद रख सकते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले ग्रुप 1 और 2, जिसको एस ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। सो लेट्स स्टार्ट आर सेक्शन विद एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक की बात करें तो हमें मालूम है कि पीरियड 1 से लेकर 7 तक और ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, इसके बीच में आने वाले सारे एलिमेंट, सारे के सारे एलिमेंट हमारे किसके होते हैं? हमारे किसके होते हैं बताओ? एस ब्लॉक के होते हैं कि नहीं? वेरी गुड। तो अगर हम बात करें ग्रुप 1 की, तो आप जैसे यहाँ ग्रुप 1, आप पीरियोडिक टेबल के अंदर जैसे ही ग्रुप 1 को देखोगे तो आप देखते हो इन्हीं के ऊपर एक मेंशन और होता है, 1A लिखा होता है। ये क्या है? तो बेटा ये है, ये आपको बता रहा है कि आपकी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, वो मेंडलीव के बेस पे बनी है। तो मेंडलीव की परछाइयां होगी कि नहीं? तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में जो 1A था, आज के टाइम में वो ग्रुप 1 की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो ग्रुप 1 के अंदर जितने भी एलिमेंट्स रहते हैं, उनको अगर मेरे को इन शॉर्ट में याद करना है, तो उसकी ट्रिक क्या है याद करने की बच्चों? बड़ी सिंपल है, बहुत लोगों की कॉमन है। हे ली, ये कोई मेरी ट्रिक नहीं है, सब यूज करते। हे लीना की, रब, और ऊपर करें, रब से फरियाद। हे लीना की रब से फरियाद। तो हे मतलब हाइड्रोजन, ली मतलब लिथियम, ना मतलब सोडियम, की मतलब पोटेशियम, रब मतलब रुबीडियम, से मतलब सीजियम, और फरियाद मतलब फ्रेंशियम। अब वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू रिमेंबर देयर एटॉमिक नंबर। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आपको मालूम है 1 है, लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 3। तो देखो एस ब्लॉक के अंदर अगर आपको किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर को गेस करना है, तो आपको क्या करना रहता है कि उसके ऊपर आने वाला जो लास्ट एलिमेंट है, आपको बहुत सिंपल से थॉट प्रोसेस की, लास्ट एलिमेंट एटॉमिक नंबर प्लस लास्ट एलिमेंट, जो लास्ट एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन हिज पीरियड, तो उसके पीरियड में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, आप इन दोनों को जोड़ दो। तो लास्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जैसे लिथियम का क्या है? 3। लिथियम कौन से पीरियड में रहता है बच्चों? सेकंड पीरियड में। सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट रहते हैं? 8। तो 8 और 3 को जोड़ोगे तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 आ गया। वैसे ही अगर मैं पोटेशियम के एटॉमिक नंबर की बात करूं, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। भाई पोटेशियम के लिए लास्ट एलिमेंट कौन है? सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। सोडियम रहता है थर्ड पीरियड में। 11 में 8 जोड़ूंगा तो फिर से आ जाएगा 19। अब अगर मैं रुबीडियम की बात करूं, तो रुबीडियम की लास्ट एलिमेंट कौन है? पोटेशियम। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 19। लास्ट एलिमेंट कौन है? पोटेशियम। पोटेशियम जिस पीरियड में रहता है उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रहते हैं? 18। तो 19 और 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 37। फिर से अगर मैं बात करूंगा सीजियम की, तो अगेन रुबीडियम किसमें रहता है? फिफ्थ पीरियड। फिफ्थ पीरियड में एलिमेंट कितने? 18। रुबीडियम का एटॉमिक नंबर 37। 37 और 18 जोड़ूंगा 55। नाउ अगर मैं फ्रेंशियम की बात करूं, तो फ्रेंशियम के लिए लास्ट एलिमेंट कौन है? सीजियम। सीजियम का एटॉमिक नंबर 55। सिक्स्थ पीरियड में ही कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, सॉरी कितने एलिमेंट रहते हैं? 32। तो 57 में 32 जोड़ूंगा तो कितना आ गया? 87। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एस ब्लॉक के ग्रुप 1 के एलिमेंट्स की एटॉमिक नंबर को याद रख सकते हैं। आया बच्चों समझ में? वेरी गुड। अब हाइड्रोजन की अगर मैं बात करता हूं बच्चों,
तो हाइड्रोजन आपका इस ग्रुप में इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो नॉन मेटल है। जो क्या है बेटा? नॉन मेटल है, बट क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है इसी वजह से इसको यहाँ पे रखा हुआ है। बाकी आपको इसको एक्सेप्शन की तरह याद रखना है। बाकी जितने भी आपके यहाँ पे एलिमेंट है लिथियम से लेकर फ्रांशियम तक, ये सब लोग बेटा कौन है? मेटल्स हैं। इसी वजह से इनको प्यार से हम लोग एल्कली मेटल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा हम लोग इनको प्यार से? एल्कली मेटल्स भी बोलते हैं। अब बात करते हैं किसकी? इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। सो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो किस में जाएगा? 1s1। लिथियम के लिए अगर हम बात करें तो क्या होगा? 1s2 2s1। सोडियम के लिए अगर बच्चों में बात करूं तो क्या होने वाला है? 1s2 2s2 2p6 3s1। पोटेशियम के लिए बात करें तो हमें क्या मालूम है? किसी भी पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर शॉर्टर टर्म्स में लिखना है तो वहां हम क्या करते हैं? नियरेस्ट नोबल गैस को बाय नेम रिप्रेजेंट करो, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है उसको कौन से ऑर्बिटल्स में रखा जा रहा है उनको लिख दो। तो पोटेशियम के लिए नियरेस्ट नोबल गैस क्या हो गई? नियॉन। अब उसके बाद पोटेशियम में कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं? 9। उन 9 इलेक्ट्रॉन्स को रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सॉरी, पोटेशियम के लिए नियरेस्ट नोबल गैस है आर्गन। नियॉन कैसे हुई? क्या हुई? आर्गन। माय बैड माय बैड। और आर्गन के में कितने इलेक्ट्रॉन्स कंप्राइज हो गए? 18। इसका मतलब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन 19th इलेक्ट्रॉन है वो किस में जाएगा? 4s में जाएगा, तो 4s1। रुबिडियम के लिए ऐसे अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा? क्रिप्टॉन 5s1। सीजियम के लिए अगर मैं बात करूं तो हो जाएगा जिनॉन 6s1। और फ्रांशियम के लिए अगर मैं बात करूं तो हो जाएगा रेडॉन 7s1। तो अगर आप क्लियरली यहाँ पे देखोगे बच्चों तो आपके पास हाइड्रोजन के पास एक ही शेल है 1s1 और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। लिथियम के पास देखो, लिथियम के पास यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो दो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नजर आ रहे हैं, एक 1 और एक 2। तो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है? 2। तो लिथियम के पास टोटल शेल भी कितने हैं? 2। तो लिथियम के भी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, पोटेशियम के आउटर मोस्ट शेल में, रुबिडियम के, सीजियम के और फ्रेंशियम सबके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? एक ही इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो आउटर मोस्ट शेल को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? वैलेंस शेल कहते हैं। तो वैलेंस शेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? एक। अब आपको क्या मालूम है? ये जो सारे अगर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो सबके सबका नेचर कैसा है? रिएक्टिव। सबके सबका नेचर अगर रिएक्टिव है तो ये लोग क्या चाहेंगे? फटाफट से अपने आप को स्टेबल करना चाहेंगे। और ये स्टेबल होने के चक्कर में किसको फॉलो करते हैं? नोबल गैस को। सब एलिमेंट्स का क्या मानना है कि हमें नोबल गैस जैसा दिखना है। और नोबल गैस क्यों इतनी स्टेबल होती है? क्योंकि नोबल गैस के आउटर मोस्ट शेल में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। उसका ऑक्टेट क्या होता है? कंप्लीट। तो सब उसी रोड पे चल रहे हैं कि हमें भी हमारा ऑक्टेट कंप्लीट करना है। अब ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन को छोड़ दो, हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट करना चाहता है क्योंकि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आ सकते, तो हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट करेगा। बाकी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम ये सब ऑक्टेट पूरा करना चाहेंगे। अब आप खुद सोचिए, इनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट से अब ये 7 इलेक्ट्रॉन दूर है। तो 7 इलेक्ट्रॉन लेना और उस उधारी का बर्डन अपने सर पे रखना और फिर नोबल गैस की तरह दिखना, आई डोंट थिंक ये कोई सेंस बना रहा है। इसीलिए ये कहते हैं कि क्यों हम उधारी अपने सर पे लें। अगर हम अपना ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, सोचो अगर लिथियम अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, अगर ये 2s वाला ही बंदा यहां से खत्म हो जाए तो पीछे क्या बचेगा? 1s2। तो लिथियम हीलियम की तरह दिखने लगेगा। सोडियम अपना अगर 3s वाले इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाल फेंके तो ये नियॉन की तरह दिखने लगेगा। पोटेशियम 4s वाले को निकाल फेंके तो ये आर्गन की तरह। तो आपकी बत्ती जली कि 7 इलेक्ट्रॉन लेने से बेटर क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन लेने से बेटर क्या है बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन देना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, एक इलेक्ट्रॉन ये जैसे ही दे देंगे तो इसीलिए इनकी वैलेंसी भी क्या होती है? +1 हो जाती है। दूसरी चीज, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने में ये बिल्कुल भी देरी नहीं लगाएंगे, इसीलिए इनको हम हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट बोलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन लूज करना इन्होंने स्टार्ट किया, मतलब ये रिएक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, किसी दूसरे कंपाउंड को बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो इसीलिए इनका हाईली रिएक्टिव इन नेचर होते हैं। ये क्या होते हैं?
हाईली रिएक्टिव होते हैं कि नहीं। दूसरी चीज, वेरी इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि सोडियम एंड पोटेशियम ये दोनों क्या होते हैं, सॉफ्ट मेटल होते हैं। वैसे तो पूरा ग्रुप वन सॉफ्ट है, बट ये आपने फैक्ट के फॉर्म में पढ़ा इसलिए मैं इनसे रिलेट करवा रहा हूं। सॉफ्ट मेटल होते हैं एंड ये भी पढ़ा होगा कैन बी कट बाय नाइफ, और हम इनको चाकू से काट सकते हैं। तो आप ये कैसे हो रहा है, तो ध्यान से समझना। इनके पास बेटा एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब लेट सपोज जो मेटल के जो एटम होंगे, तो मेटल के एक एटम और जो दूसरा एटम है, भाई मेटल क्या होता है, एक सॉलिड का पीस होता है, फिजिकल स्टेट सॉलिड है, तो सॉलिड मेटल के अंदर बहुत सारे एटम्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो मेटल के हर एटम ने दूसरे एटम को क्या कर रखा होगा, कुछ ना कुछ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से रोक रखा होगा। ये बेसिक पढ़ते हैं भाई, सॉलिड के एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको इंटरमोलिकुलर। तो मेटल के एक एटम और दूसरे एटम के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको कहते हैं मेटालिक बॉन्डिंग। एंड मेटालिक बॉन्डिंग का बहुत सिंपल से कहना है कि जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे मेटालिक बॉन्डिंग उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। एंड मेटालिक बॉन्डिंग जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी मेरा मेटल उतना ही हार्ड और रिजिड होगा। बट यहाँ तो एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो मेटालिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ यहाँ पे क्या होगी, कम होगी, स्ट्रेंथ कम होगी। इसी वजह से ये लोग क्या होते हैं, सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। समझ में आया कि नहीं, रीजन इसीलिए, तो हाईली रिएक्टिव होंगे, सॉफ्ट मेटल्स होंगे। अगर सॉफ्ट मेटल होंगे तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, लो होगा कि नहीं होगा। इज दैट क्लियर। ये कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे ध्यान रखना। अच्छा, रिएक्टिविटी के बारे में भी एक बात ध्यान रखो, आप लोगों ने फैक्ट के फॉर्म में ये भी पढ़ा होगा कि सोडियम एंड पोटेशियम और हाईली रिएक्टिव इतने ज्यादा है कि पानी में जैसे उनको डालते हो तो ये एक्सप्लोड करते हैं, कैच व्हेन खुले में छोड़ दो तो आग पकड़ लेते हैं, पानी में डाल दो तो एक्सप्लोड करते हैं, ठीक है। इसीलिए हमने इनको पानी, इनको नाइफ से तो कट कर सकते हैं, बट एक बात और इनके साथ साथ पढ़िए कि ऑलवेज स्टोर्ड इन कैरोसिन, की सोडियम एंड पोटेशियम को हम कैरोसिन में स्टोर करते हैं। क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ देयर हाईली रिएक्टिव नेचर। जैसे ये नॉर्मल एयर में एक्सपोज होंगे दे कैन कैच फायर। तो हाईली रिएक्टिवनेस क्यों है, सॉफ्ट क्यों है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्यों लो है, वैलेंसी 1 क्यों है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 क्यों है, ये सारी चीजें आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये सब कुछ देख के आपको समझ में आ रहा होगा। तो बेटा अगर कोई मुझसे पूछे कि जो मेरे एस ब्लॉक का जो ग्रुप 1 एलिमेंट है इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो मैं बोलूंगा कि देखो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमेशा कौन जुड़ा हुआ है, s, और इस s में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। तो ns1, ns1 क्या हो गई, एक जनरल आपकी रिप्रेजेंटेशन हो गई किसकी, ग्रुप 1 एलिमेंट्स की। तो जब भी अगर मैं आपसे पूछूं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स, वो क्या होगा, ns1। वो क्या होगा बच्चों, ns1 होने वाला होगा। सो ग्रुप 1 एलिमेंट्स को 1a क्यों कहते हैं, ग्रुप 1 एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स रहते हैं, हाइड्रोजन नॉन मेटल है बट क्योंकि एटॉमिक नंबर सबसे लोवेस्ट है इसलिए वो इसका हिस्सा है। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम एल्कली मेटल्स कहते हैं। सबके पास आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करते हैं। इसी वजह से इनकी वैलेंसी +1 होती है। एक इलेक्ट्रॉन जैसे लूज करेंगे इन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इनसे ज्यादा तेजी से कोई दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता, इसलिए हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे इसका मतलब उतनी जल्दी रिएक्ट कर रहे हैं तो हाईली रिएक्टिव होंगे। क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है तो आपने अभी देखा कि एटम एटम के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है मेटालिक बॉन्डिंग के रिस्पेक्ट में, वो मेटालिक बॉन्डिंग बहुत लेस होगी, तो बनने वाला जो सॉलिड होगा वो सॉफ्ट होगा, इतना ज्यादा सॉफ्ट कि सोडियम पोटेशियम को नाइफ से कट किया जा सकता है। एक इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करने की वजह से ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। इसी वजह से सोडियम पोटेशियम इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि आप कि एक्सपोज करेंगे जैसे ही हवा में तो आग पकड़ सकते हैं, पानी में जाते हैं तो एक्सप्लोसिव क्रिएट हो जाता है। इसीलिए हम इनको कैरोसिन में स्टोर करके रखते हैं और इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns1 होती है। सो आई होप आपको ग्रुप 1 एलिमेंट और उससे जुड़ी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। सो नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन टू द सेकेंड ग्रुप जिसको हम कहते हैं ग्रुप 2। एंड मेंडलीव के हिसाब से ये जो ग्रुप 2 था ये आपका सेकेंड डे था। इसी ग्रुप 2 के अंदर आने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको हम प्यार से कहते हैं बच्चों एल्केलाइन
अर्थ मेटल्स, इनको हम प्यार से क्या कहते हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। तो इनको याद रखने का शॉर्ट ट्रिक क्या है, निमोनिक्स क्या है इनको याद रखने का, कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो बेटा का मतलब हो गया बेरिलियम, मांगे का मतलब हो गया मैग्नीशियम, कार का मतलब हो गया कैल्शियम, स्कूटर का मतलब हो गया स्ट्रोंशियम, बाप का मतलब हो गया बैरियम और राजी का मतलब हो गया रेडियम। अब बात आती है एटॉमिक नंबर। सो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4। एस ब्लॉक के लिए अभी क्या सीखा कि अगर मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर चाहिए तो मैग्नीशियम के लिए लास्ट एलिमेंट कौन होगा, बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4। बेरिलियम सेकंड पीरियड में रहता है, उसमें कितने एलिमेंट है, 8। 8 और 4 12। मैग्नीशियम थर्ड पीरियड में रहता है तो उसके एटॉमिक नंबर में 8 जोड़ोगे तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर। कैल्शियम के एटॉमिक नंबर में फोर्थ पीरियड, कैल्शियम जिस पीरियड में रहता है उसमें जितने एलिमेंट है वो जोड़ दोगे तो स्ट्रोंशियम का एटॉमिक नंबर आ जाएगा। स्ट्रोंशियम के एटॉमिक नंबर के अंदर स्ट्रोंशियम फिफ्थ पीरियड में रहता है, फिफ्थ पीरियड में अगेन कितने एलिमेंट पाए जाते हैं बेटा, 5 एलिमेंट, सॉरी 18 एलिमेंट। 38 में 18 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, आई थिंक सो 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, हाँ 56 हो जाएगा कि नहीं। एंड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये हो जाएगा 88, क्योंकि सिक्स्थ पीरियड में 32 एलिमेंट्स रहते हैं। कितने रहते हैं, 32 एलिमेंट्स रहते हैं, तो 56 में जोड़ोगे तो 88। अब बची बात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। सो बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बेटा, इसके लिए नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम है और 2s2। मैग्नीशियम के लिए नियरेस्ट नोबल गैस कौन है, नियॉन है और इसको क्या बोलेंगे, 3s2। कैल्शियम के लिए नियरेस्ट नोबल गैस कौन है, आर्गन है और बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन 4s2। स्ट्रोंशियम के लिए किस में जाएगा, क्रिप्टॉन और बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन 5s2। बैरियम के लिए कौन होगा, जिनॉन और बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन 6s2। और यहाँ पे रेडॉन के लिए अगर मैं बात करूँ तो रेडॉन सॉरी रेडियम के लिए रेडॉन नियरेस्ट नोबल गैस होगी एंड जो रेस्ट रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो 7s2 में चल जाएंगे। तो यहाँ पे अगेन आप देख रहे हो कि जो आउटर मोस्ट हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो यहाँ क्या है 2, यहाँ क्या है 3, यहाँ क्या है 4, यहाँ पे क्या है 5, यहाँ पे क्या है 6, यहाँ पे क्या है 7। तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि यहाँ पे अगेन जो आउटर मोस्ट शेल है जिसको हम वैलेंस शेल कहते हैं, तो यहाँ पे आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। अगेन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये लोग क्या सोचेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लें या 2 दे दें। सोचो सोचो, तो आप बोलोगे सर 2 दिला ही दो। तो 2 ये जैसे ही लूज करेंगे तो इनकी वैलेंसी क्या होगी, +2। अब आप खुद सोचो, विद रिस्पेक्ट टू अगर ग्रुप 1 बात की जाए तो ग्रुप 1 को कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, 1। ग्रुप 2 को कितने इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, 2। तो यार नॉर्मल सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन के लूज होने की टेंडेंसी फास्टर होगी ग्रुप 2 से। तो इसी वजह से ग्रुप 1 स्टिल ज्यादा रिएक्टिव, ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाते हैं ग्रुप 2 से। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है, ये लोग भी आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कहलाते हैं, बट इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ग्रुप 1 के रेस्पेक्ट में कम होगी। इनकी रिएक्टिविटी ग्रुप 1 के रेस्पेक्ट में क्या होगी, कम होगी। ये भी क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होंगे बट लेस देन ग्रुप 1 होंगे। ये आपको ध्यान रखना ही रखना होता है। दूसरी चीज आपके लिटिल बिट में क्या बोलूंगा, मोर हार्ड मेटल्स विद रेस्पेक्ट टू ग्रुप 1। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ मेटेलिक बॉन्डिंग करने के लिए कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2। तो स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग बढ़ गई तो इसलिए थोड़ी हार्डनेस भी बढ़ गई। ठीक है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ओवरऑल 2 ही है, तो भाई इतने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी नहीं होगा कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ओवरऑल लो ही रहती है, बट ग्रुप 1 के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगी। ग्रुप 1 के रिस्पेक्ट में क्या होगी, ज्यादा होगी। आया बच्चों समझ में। अगर मैं बात करूं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आप देखोगे अगेन हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, इससे हमेशा s जुड़ा है और s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ग्रुप 2 के लिए जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी ns2। तो देखो बेटा, जितनी स्लोली हमने ग्रुप 1 के लिए बातें करी उतनी जल्दी ग्रुप 2 के लिए सारी बातें सिमिलर तरीके से हमने लिख दी। वो इनऑर्गेनिक का यही मजा है, इनऑर्गेनिक के फंडामेंटल्स पढ़ने में टाइम लगता है, बट जब वही सेम चीज हमें लगता है तो बार बार रिपीट हो रही है, तो वो चीजें हमारे लिए क्या हो जाती है, आसान हो जाती है, रिलेटेबल हो जाती है। एंड देखो जिसी तरीके से हमने ग्रुप 2 को कितनी जल्दी कवर कर लिया। तो जिस तरीके से हम यहाँ पे चीजें रिलेट करना सीख रहे हैं बच्चों, मैं भी यही चाहता हूँ
आप भी उसी तरीके से चीजों को समझें और पढ़ने की कोशिश करें। समझ में आया? क्यों? क्योंकि देखो अगर नहीं समझेंगे तो ये इसको रटने वाले बोलेंगे, फिर आप इधर उधर क्या करोगे, दूसरे लोगों से के कंटेंट में जाओगे, वहां पे हंसी मजाक हो रही होगी, वो दो बातें बोलेंगे, अरे ये तो रटने का है। फिर अगर आप अपने साथ में कोई और आपका दोस्त उससे पूछोगे, वो बोलेगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अरे ये तो प्योर रटने की। तो फिर ये एंडलेस गेम हो जाएगा, आप कभी सही राइट डायरेक्शन पे आ ही नहीं पाओगे। तो बिल्कुल मेहनत करनी है, चीजों को समझते चलना है, रिलेट करते चलना है एंड आगे बढ़ते चलना है। इज दैट क्लियर? आया बच्चों समझ में? वेरी गुड। तो यहाँ पे अब अगर हम से कोई पूछे कि पूरे एस ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, तो मैंने बोला ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों का जो आउटर मोस्ट शेल हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसको n से डिनोट, दोनों से जो सबशेल जुड़ा है s, एक बार s में एक इलेक्ट्रॉन है तो एक बार s में दो इलेक्ट्रॉन। तो अगर कहीं पे ns1 लिखा होगा तो वो ग्रुप 1 होगा, और कहीं पे ns2 लिखा होगा तो ग्रुप 2 होगा। तो एस ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने इंडिविजुअल ग्रुप की क्या होगी तो देख ही ली, पर पूरे ब्लॉक की क्या होगी समझ में आया? दूसरी चीज देखो, यही जो n की वैल्यू होती है बेटा, यही आपको बताता है पीरियड नंबर। क्या बताता है? पीरियड नंबर। दूसरा, आखिरी इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंट्री किस में हो रही है? एस सबशेल। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंट्री आपको बताती है कि इलेक्ट्रॉन किस ब्लॉक का है, या एलिमेंट किस ब्लॉक का है। एंड ये जो 1 और 2 लिखा है, तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को ही अपन क्या कहते हैं बच्चों? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं कि नहीं? क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अगर एस में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, और एस में दो इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। तो यही जो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही आपको ग्रुप नंबर का इंफॉर्मेशन देते हैं। तो एस ब्लॉक के लिए जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही आपको बताते हैं कि एलिमेंट किस ग्रुप में रह रहा है। तो जैसे मान लेते हैं, लेट सपोज फॉर एग्जांपल आपके सामने कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 4s2 सॉरी 4s2 3d10 4p6 5s1, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो हमसे पूछा गया है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिस भी एलिमेंट की है, आपको बच्चों ये बताना है कि वो एलिमेंट किस पीरियड में रहता है, उसका ग्रुप क्या है, और वो किस ब्लॉक का से बिलोंग करता है। तो मैंने कहा बहुत सिंपल सी बात, मैंने कहा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ क्या 1 2 2 3 3 4 3 4 5, मैंने कहा ये सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आया। इसका मतलब यही आपके पास हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, मतलब जो भी एलिमेंट है उसके पास टोटल शेल कितने हैं? 5। तो जो उसका हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वही उसका पीरियड नंबर भी होता है, इसका मतलब 5th पीरियड से बिलोंग करेगा। दूसरा मैंने बोला लास्ट इलेक्ट्रॉन एंट्री, मैंने बोला लास्ट इलेक्ट्रॉन एंट्री एस सबशेल में हो रही है, तो इसी वजह से ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है कि नहीं है। और अगर एस सबशेल के अंदर, ठीक है, एस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो एस सबशेल में रहने वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है ये इसका क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। तो अगर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो यही इसका ग्रुप होगा, तो यहाँ पर ये ग्रुप 1 से बिलोंग करेगा। तो जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 5th पीरियड ग्रुप 1 और एस ब्लॉक में रहता है, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ रुबिडियम की, हम यहाँ बात कर रहे हैं रुबिडियम की, जिसका एटॉमिक नंबर 37 होता है। आया बच्चों समझ में कि नहीं आया? सो आई होप आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स में एस ब्लॉक ग्रुप 1 ग्रुप 2 के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। इनको एल्कली मेटल्स एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोला जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनकी क्या है, क्या क्या बातें इनकी आपको ध्यान में रखनी है, तो ये सारी चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगेन जब हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मूव करते हैं उससे पहले आपसे एक ही चीज़ में डिमांड करता हूँ कि प्लीज़ थॉरो रीडिंग ऑफ एनसीईआरटी बिल्कुल करें, अच्छे से नोट्स बनाएं, अच्छे नोट्स बनाएं, इन नोट्स को अच्छे से रिवाइज करें, क्योंकि धीरे धीरे हम क्वेश्चन बैंक की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी तक के लिए आपको ये सारी बातें डायरेक्टली पूछी जा सकती हैं, तो हर एक बात यहाँ पर आपका क्या है बेटा? क्वेश्चन है। इज दैट क्लियर? तो आई होप आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स में एस ब्लॉक क्या होता है उसके बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। टिल देन टेक केयर, स्टे ट्यून एंड थैंक यू।